नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो आज खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं किन खबरों पर हमारी नजरें रहने वाली है। तो देखिए, उत्तराखंड के चमोली में लॉन्च हुआ है जिसमें 57 लोग फंसे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन पर सियासत लगातार जारी है। महाकुंभ में तैनात पुलिसकर्मियों को सीएम योगी ने तोहफा दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रहस्य और पशु मेला का आज शुभारंभ किया। इसके अलावा संभल की जामा मस्जिद की आपको बता दें कि रंगाई पुताई नहीं होगी। हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुकमा में 7 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बिहार में महसूस किए गए हैं भूकंप के तेज झटके एक बार फिर से। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रीति जिंटा से यूजर ने अनोखा सवाल पूछा। और शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में करीब 1400 अंकों की गिरावट आज दर्ज की गई है। तो चलिए इसी के साथ कर लेते हैं खास खबरों की शुरुआत, जहां उत्तराखंड के चमोली में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। आपको बता दें कि यहां माणा गांव में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मच गई है, जिसकी चपेट में आने से 47 मजदूर बर्फ में दब गए। आपको बता दें कि 57 मजदूर इस हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन 10 को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी 47 की तलाश लगातार जारी है। हादसे के बाद मौके पर प्रशासन और बीआरओ की टीम रवाना हो चुकी है। फिलहाल आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि हादसे के वक्त घटनास्थल पर बड़ी तादाद में प्राइवेट ठेकेदार के मजदूर काम कर रहे थे। सभी बीआरओ के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे ठेकेदार के मजदूर थे। एवलांच आने पर सभी इधर उधर भागने लगे। इनमें से कुछ बचने में कामयाब हो गए, तो वहीं 57 मजदूर बर्फ की चपेट में आ गए। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आईआरएस से जुड़े अधिकारियों और आवश्यक दिशा निर्देश उनको देते हुए रेस्क्यू कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि माणा गांव और माणा के पास के मध्य सीमा सड़क संगठन के नजदीक हिमस्खलन की सूचना मिली है। यहां सेना की आवाजाही के लिए सड़क से बर्फ हटाने वाले 57 मजदूर के घटनास्थल के नजदीक होने की जानकारी मिली है। अभी तक घटना में किसी प्रकार की मानवीय क्षति की जानकारी नहीं मिली है। सेना के साथ ही आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का। वो कैंप्ड थे वहां पे और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं। आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर रीचेज में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सेटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो आशा है कि जल्द ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर हम साझा करते रहेंगे। यारों के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से इसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी करें। तो चमोली के माणा गांव से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बड़ा हादसा हुआ है। ग्लेशियर के टूटने से 57 मजदूर इस दौरान दब गए। हालांकि 10 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल 47 लोगों की फिलहाल कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। दबे होने की खबर है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लगातार उन लोगों की तलाश की जा रही है। हादसे पर
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने दुख व्यक्त किया और निर्देशित तमाम अधिकारियों को कर दिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। फिलहाल 10 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है, बाकियों के रेस्क्यू की पूरी तैयारी है। अभी फिलहाल 47 मजदूरों की तलाश लगातार की जा रही है। बीआरओ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर सरकार कोर्ट का बहाना बना रही है। यदि सरकार इस कचरे को उठाकर पीथमपुर ले गई तो इसका अर्थ है कि इसके पीछे सरकार और सरकारी नेताओं के आर्थिक हित छुपे हुए हैं। इंदौर शहर ने लगातार भाजपा को सांसद और विधायक और महापौर दिए, लेकिन भाजपा ने इसके बदले भावी पीढ़ी को कैंसर दिया है। जीतू पटवारी के आरोपों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का कचरा है। कांग्रेस ने भोपाल में मौत बांटी थी। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड से कांग्रेस सरकार की लापरवाही की वजह से मारे गए थे। जीतू पटवारी की जितनी समझ है वो उसी हिसाब से बोलेंगे। कांग्रेस को भ्रम फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो एक बार फिर से यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर सियासत मध्य प्रदेश में साफ तौर पर देखी जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया। एक बार फिर से उन्होंने जमकर मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि इसका पलटवार भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को उस समय की जो सरकार थी कांग्रेस, इसको जमकर घेरा। कांग्रेस पर तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। कहना है कि वहाँ जहरीला कचरा नहीं है। सरकारी विशेषज्ञों का ये कहना है कि सरकारी कचरा। आप किसी एजेंसी को भेज के वहाँ के जल स्तर को रामटी के आसपास 10 किलोमीटर के मानकों में चेक करना है। अगर नहीं निकला तो मैं सार्वजनिक माफी मांगूंगा, और अगर निकला तो फिर सरकार ने मैसेज दिया कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर देते हैं, कैंसर देते हैं। अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके नुमाइंदे उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए कचरा पहुंचाते हैं। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जला, कोर्ट ने कहा ये सरकार के विवेक पे है कि सरकार क्या करे। तो सरकार ने कहा हम जहर देंगे। इंदौर शहर ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार विधायक दिए, सांसद दिए, महापौर दिया, 2 मंत्री हैं। उसके बाद भी भावी पीढ़ी को कैंसर मिलेगा, जहर मिलेगा, और ये सोते रहेंगे, चुप रहेंगे। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं। जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज़्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी, और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा, और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में सेवा देने वाले सभी 75,000 जवानों को महाकुंभ सेवा मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं 10,000 रुपए बोनस देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इन 75,000 जवानों में यूपी पुलिस के साथ साथ केंद्रीय पुलिस बल के जवान भी शामिल है। सभी को 1 सप्ताह का अवकाश भी मिला है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये छुट्टियां एक साथ नहीं बल्कि फेज वाइज दी जाएगी। कुंभ खत्म होने के बाद कुछ दिनों तक पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। सीएम योगी ने प्रयागराज में महाकुंभ के लिए तैनात सफाई कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस देने की भी घोषणा की। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। बोनस की राशि अप्रैल से कर्मचारियों के खातों में जमा की जाएगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश भर में सफाई कर्मियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि अप्रैल से राज्य के सभी सफाई कर्मियों को न्यूनतम 16,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। पहले उनका वेतन 9,000 रुपए से 11,000 रुपए प्रति माह के बीच में था, लेकिन अब सभी के लिए 16,000 रुपए का एक समान वेतन ढांचा लागू किया जाएगा। यह नया वेतन और बोनस अप्रैल से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। तो देखिए, महाकुंभ में तैनात पुलिस कर्मियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा तोहफा दिया है। ना सिर्फ पुलिस कर्मियों को बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मियों को भी बड़ा तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है बोनस के रूप में।
तो 7 दिन की छुट्टी और 10,000 रुपये बोनस का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। महाकुंभ खत्म हो चुका है और ऐसे में महाकुंभ में सभी ने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया। पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और इन सभी को अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोहफा दिया है। सफाई कर्मियों को 16,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को 7 दिन की छुट्टी और 10,000 रुपये बोनस का ऐलान किया गया है। लोगों ने कहा कि वे फेज वाइज हमारे जो जवान हैं या जो अधिकारीगण हैं उनको हम एक सप्ताह का अवकाश तो देंगे, लेकिन फेज वाइज ये अवकाश उनको प्राप्त होगा। एक नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग समय में महाकुंभ की ड्यूटी में जो लोग भी भागीदार बने हैं उनको उसी रूप में एक सप्ताह का अवकाश मिलेगा, लेकिन फेज वाइज उनको मिलेगा। और इसके लिए जो 75,000 जवान यहां पे काम कर रहे थे, उनमें उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, केंद्रीय पुलिस बल, होमगार्ड, पीआरडी और जो भी विभिन्न उससे जुड़े हुए हमारे जवान थे, इनकी संख्या 75,000 थी। इनको हम उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महाकुंभ सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भी अराजपत्रित पुलिस कार्मिक इस आयोजन में भागीदार बने हैं, उनको 10,000 रुपये का एक स्पेशल बोनस भी हम लोग इस अवसर पर महाकुंभ का उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। नेपाल में आए भूकंप के झटके के बाद बिहार के भी कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक बार फिर से बिहार की धरती कांपी। आपको बता दें कि नेपाल के सिंधुपाल चौक के भैरव कुंड के आसपास 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ने इसकी तीव्रता 5.5 आंकी है। भूकंप के झटके 2 बार महसूस किए गए। पहली बार काठमांडू के पास तो दूसरी बार भूकंप बिहार बॉर्डर के पास आया। भूकंप के झटके का एहसास पटना से लेकर सुपौल तक हुआ। खबर यह भी है कि भागलपुर, समस्तीपुर और दरभंगा में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। जानमाल की क्षति हालांकि नहीं हुई है। बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। बहुत कम लोगों ने इनको महसूस किया है। रात का समय होने के कारण अधिकतर लोग गहरी नींद में थे। हालांकि कुछ लोगों को झटकों ने अचानक जगा दिया। कुछ लोगों ने महसूस किया कि उनके बिस्तर और घर की दीवारें हिल रही हैं। सुपौल में डर के कारण कई लोग घरों से बाहर तक निकलने लगे, लेकिन कुछ ही क्षण में कंपन जो है शांत हो गया। तो देखिए, नेपाल में आए भूकंप के झटके बिहार के कई जिलों में भी महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 6.1 तीव्रता का भूकंप नेपाल में आया था। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी तीव्रता 5.5 आंकी है। भूकंप के झटके 2 बार महसूस किए गए। काठमांडू के पास पहली बार और दूसरी बार बिहार बॉर्डर के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि बिहार के करीब 15 जिलों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.5 तीव्रता का भूकंप आंका गया है। तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों से एक बार फिर से चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। राज्य में कई स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या 1 से लेकर 5 तक है। वहीं 130 स्कूलों में तो सिर्फ एक ही छात्र है। आपको बता दें कि 267 स्कूलों में 2 ही छात्र पढ़ रहे हैं और 324 स्कूलों में छात्रों की संख्या मात्र 3 है। इसके साथ ही 361 स्कूलों में 4 छात्र की पढ़ाई चल रही है। अब इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि आंकड़े वाकई चिंताजनक है। राज्य सरकार लगातार स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। पलायन भी एक मुद्दा रहा है। हालांकि सरकार का जोर रिवर्स पलायन पर है, जिसके जरिए स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है और कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा।
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के चौंकाने वाले आंकड़े आपको बता दें कि सामने आए हैं एक बार फिर से, और कहीं ना कहीं चिंताजनक इन आंकड़ों को कहा जा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चों की संख्या कम होती हुई नजर आ रही है। अगर इन आंकड़ों की हम बात करें जो एक बार फिर से सरकारी स्कूलों को लेकर सामने आए हैं, तो आपको बता दें कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां 1 से लेकर 5 ही छात्र छात्राओं की संख्या है, यानी कि सिर्फ 5 छात्र छात्रा एक स्कूल में। बताया जा रहा है कि 130 स्कूल तो सिर्फ एक ही छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं। 130 स्कूल ऐसे हैं, 267 स्कूलों में 2 ही छात्र पढ़ रहे हैं, 324 स्कूलों में छात्रों की संख्या 3 है। इसके साथ ही 361 स्कूलों में 4 छात्र मात्र पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े चिंताजनक है, और अगर देखा जाए तो इन आंकड़ों को आने के बाद भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी इस आंकड़े पर चिंता जाहिर की है। हालांकि सरकार लगातार प्रयासरत है सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ाने को लेकर, लेकिन देखने वाली बात होगी इन आंकड़ों के आने के बाद अब आगे क्या कुछ तैयारी सरकार की रहने वाली है, ताकि सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या को बढ़ाया जाए, पलायन जो हो रहा है सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल की ओर उसको रोका जाए, या फिर ये कहें कि सुविधाओं को कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में बढ़ाया जाए। देखिए, ये जो आंकड़ा निकल कर आया है निश्चित रूप से चिंताजनक है, लेकिन उत्तराखंड में जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र को किस तरीके से और बढ़ाया जाए उसको लेकर नया आयाम दे रही है हमारी धामी सरकार। उसके तहत देहरादून, पिथौरागढ़ और श्रीनगर में राजकीय विश्वविद्यालय खुलाने की भी बात करी जा रही है, और व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए भी लगातार बच्चों के लिए काम किया जा रहा है। कौशल विकास पाठ्यक्रम को भी रिमोट उसमें शामिल किया जा रहा है। तो लगातार कार्यरत है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इन्वेस्टर समिट के बाद भी यहाँ पे जो इंडस्ट्री लग रही है उसमें भी रिवर्स पलायन के लिए कार्य किया जा रहा है, मानस खंडमाला मिशन के तहत भी। तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे कम है वहां पर, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन पलायन भी है, और रिवर्स पलायन के लिए लगातार हमारी सरकार गंभीर है और उस पर कार्य कर रही है। तो स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है। आंकड़े ताज़ा मामले सामने आए हैं सरकारी स्कूलों को लेकर उत्तराखंड में, और इसमें ये खुलासा हुआ है कि 130 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक ही छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। 1 से 5 बच्चे सिर्फ एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसे कई स्कूल हैं जिनसे ये आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। बच्चों की संख्या कुछ स्कूलों में 2, कुछ स्कूलों में 1, तो कुछ स्कूलों में मात्र 5 है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये चिंताजनक आंकड़े हैं, क्योंकि लगातार पलायन हो रहा है सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों की ओर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया प्रदेश में सरकारी भूमि और कई मामलों में लोगों की व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे कार्मिक को चिन्हित किया जाए जो अपने दायित्वों का निर्वहन भली भांति नहीं करते हैं। साथ ही अनिवार्य सेवानिवृत्त के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पुलिस द्वारा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित सघन चेकिंग की जाए। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधियों की सूची बनाकर नशे के कारोबार में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए कि राज्य में यातायात प्रबंधन की दिशा में विशेष प्रयास हो, ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम से अनावश्यक परेशानी ना उठानी पड़े। सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक ये की है, और इसके बाद तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नशे के कारोबार में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही राज्य में यातायात प्रबंधन की दिशा में विशेष प्रयास करने के निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड जगत की, जहां एक्ट्रेस प्रीति जिंटा से सोशल मीडिया पर एक यूजर ने बड़ा अनोखा सवाल पूछ लिया। और यूजर ने पूछा कि क्या वह राहुल गांधी पर मानहानि का केस करेंगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि किसी को इस तरह से बदनाम करना उचित है, क्योंकि वह किसी और के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है।
दरअसल आपको बता दें कि केरल कांग्रेस ने यह दावा किया था कि बीजेपी ने प्रीति का 18 करोड़ रुपए का लोन माफ करने में मदद की है। हालांकि एक्ट्रेस ने इन सभी खबरों का खंडन भी किया था। प्रीति जिंटा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, मैं समस्याओं या किसी भी मुद्दों को सीधे संभालने में यकीन करती हूँ, ना कि छोटी छोटी लड़ाइयों के जरिए। मुझे राहुल गांधी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए उन्हें शांति से रहने दे और मैं भी शांति से रहूंगी। केरल कांग्रेस की पोस्ट की रिपोस्ट करते हुए प्रीति ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा भी था। उन्होंने लिखा था कि नहीं, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट खुद ही चलाती हूं और आपको फेक न्यूज को बढ़ावा देने के लिए शर्म आनी चाहिए। मेरे लिए किसी ने कुछ भी माफ नहीं किया है और ना ही कोई लोन माफ किया गया है। प्रीति जिंटा से यूजर ने यह अनोखा सवाल पूछा था। इसके जवाब में प्रीति जिंटा ने भी लिखा कि वो इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि मानहानि का केस वो राहुल गांधी पर दर्ज करे। आपको बता दें कि दरअसल केरल कांग्रेस की ओर से ये दावा किया गया था कि बीजेपी ने प्रीति जिंटा का एक लोन माफ किया है और इसके बदले में सोशल मीडिया अकाउंट बीजेपी संभाल रही है प्रीति जिंटा का, जिसका जवाब भी प्रीति जिंटा ने दिया था। तो यूजर्स के सवाल पर भी प्रीति जिंटा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि किसी को इस तरह से बदनाम करना उचित है, क्योंकि वह किसी और के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके पहले देखा गया था कि केरल कांग्रेस ने दावा किया था कि बीजेपी ने प्रीति का 18 करोड़ रुपए का लोन माफ करने में मदद की और इसके बदले में बीजेपी प्रीति जिंटा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभाल रही है। हालांकि इन खबरों का खंडन प्रीति जिंटा ने किया था, रिपोस्ट इसको लेकर किया था और इसके बाद उन्होंने नाराजगी जताई थी रिपोस्ट करते हुए। उन्होंने लिखा था कि मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट खुद ही चलाती हूं, आपको फेक न्यूज को बढ़ावा देने के लिए शर्म आनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की। हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि आज शुक्रवार को सेंसेक्स में करीब 1400 अंकों की गिरावट आई है। आपको बता दें कि ये 73,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 400 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। 22,100 के स्तर पर निफ्टी आ चुका है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बीएसई स्मॉल कैप में 1,450 अंक की गिरावट देखी गई है। ये 42,666 पर कारोबार कर रहा है। मिड कैप में भी 1450 अंक की गिरावट देखी गई है और ये 38,301 के स्तर पर आ चुका है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट और केवल 3 में ही तेजी है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 45 में गिरावट और केवल 5 में ही तेजी देखी गई है। एनएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स में भी आज गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी आईटी में दर्ज की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शेयर मार्केट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है हफ्ते के आखिरी दिन, और या कहें कि फरवरी माह के अंतिम दिन भी शेयर मार्केट में आज गिरावट दर्ज की गई है। तो शेयर मार्केट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आज भी शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई। तो सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।